सो हेलो एवरीवन, आई रिया पुनेठा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ईएसआईसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ। ये पेपर जो आप लोग को दिख रहा है इस स्लाइड पे, तो ये पेपर 7 जुलाई 2024 को हुआ था। तो डेली के इस पेपर से मैं 20 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू ऑल द एस्पिरेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये हमारा जो पेपर है ये सेट ए का पेपर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एडल्ट्स द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर सीपीआर इज। ठीक है, अगर हम बात करें सीपीआर की, अगर जो हमारे पास जो रेस्क्यूअर है वो सिंगल पर्सन है, तो इन केस ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स के बारे में पूछा गया है और सिंगल रेस्क्यूअर पूछा गया है ड्यूरिंग सीपीआर। तो सिंगल रेस्क्यूअर अगर है और एडल्ट दिया गया है तो आंसर विल बी 30:2। ठीक है, अगर इन केस ऑफ एडल्ट्स रेस्क्यूअर हमारे पास 2 होते हैं तो भी हमारा जो आंसर रहेगा वो 30:2 ही रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। ठीक है, एडल्ट के केस में, चाइल्ड के केस में, इन्फेंट के केस में, तीनों केस में मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है एडल्ट में तो 30:2 होगा, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो भी 30:2 होगा। अगर बात करें कौन सी आर्टरी हम चेक करते हैं तो इसमें हम कैरोटीड आर्टरी चेक करते हैं। अगर बात करें चाइल्ड के केस में, तो चाइल्ड के केस में अगर एक रेस्क्यूअर है तो हमारा जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो होगा वो हमारा 30:2 होगा। ठीक है, और अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 होगा। इस केस में भी हम कैरोटीड आर्टरी चेक करते हैं। अगर हम बात करें इन्फेंट की केस में, तो इसमें अगर एक रेस्क्यूअर है तो हमारे पास कितना होगा, 30:2 हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो देंगे। अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 रहेगा इसका। ठीक है, और इसमें हम कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, इसमें हम ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं। तो ये आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंड कॉज्ड बाय इंजरी विद अ ब्लंट ऑब्जेक्ट लीडिंग टू टियरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। ठीक है, तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हुई है जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू क्या हो गया, टियर हो गया है, तो इसमें आंसर होगा हमारा लेसिरेशन। हमारा एम्स नॉसेट का जो पेपर हुआ था उसमें भी हमसे पूछा गया था, इसी टॉपिक पे आया था क्वेश्चन, बट घुमा के पूछा था कि अगर लेसिरेटेड पेशेंट का, लेसिरेटेड वुंड का पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसके मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वेदर हम ड्रेसिंग करेंगे या सूचरिंग करेंगे। तो इसका आंसर है सूचरिंग, क्योंकि लेसिरेशन में हमारा जो वुंड है उसका जो सॉफ्ट, जो हमारा टिश्यू होता है वो टेयर हो जाता है, तो हम सूचरिंग करते हैं ना कि ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर लेसिरेशन होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इन नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम मिडलाइन ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज। ठीक है, इसमें क्या है, रेंज ऑफ मोशन जिसमें मूवमेंट हमारा एक्सट्रीमिटी का अवे फ्रॉम मिडलाइन है, तो इसका आंसर होगा एबडक्शन। अगर हम एक्सट्रीमिटी का जो मूवमेंट है वो अवे नहीं पास ला रहे हैं तो इसका आंसर विल बी एडक्शन। नाउ नेक्स्ट है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट्स रिदम एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, रिदम एबनॉर्मेलिटी कौन से ब्रीदिंग पैटर्न में देखने को मिलती है, तो इसका आंसर काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगा। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा, इसमें क्या होगा इस पैटर्न में, एपनिया। एपनिया मतलब कि वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, एपनिया फॉलोड बाय इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले क्या होगा, एपनिया होगा, देन धीरे धीरे उसका रेस्पिरेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर पीक पे पहुंच जाएगा। देन उसके बाद फिर वो पीक से नीचे रिड्यूस होगा, देन एपनिया। देन उसके बाद उसका रेस्पिरेशन बढ़ेगा, देन पीक पे पहुंचेगा, देन रिड्यूस होगा, देन एपनिया। ठीक है, तो ये हमारा काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में हमारा क्या देखने को मिलता है, रिदम एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्शन एंड मेजर्स दैट इनिबिट द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। तो हमने ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये हर बार पूछा जाता है, भले वो ईएसआईसी की बात हो या फिर कोई एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम की बात हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें ये टॉपिक्स जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हम क्या करें, रिस्क फैक्टर के इमरजेंस को ही हम इनिबिट कर दे रहे हैं। तो किसमें करते हैं हम, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में ही हम क्या कर देते हैं, रिस्क फैक्टर्स को इनिबिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, ट्रांसफर डिप्रेशन इन नेल्स इंडिकेटिंग टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ आर नोन एज। सो आंसर विल बी ब्यू लाइंस। ठीक है, ब्यू लाइंस जो होती है इसमें क्या होता है, हमारे जो नेल्स हैं उसमें क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेल ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड्स ऑन अस्कल्टेशन। अगर हम स्कल्टेट करेंगे लंग्स को तो इसमें से कौन सी एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड होंगी। ठीक है, सबसे पहला है क्रैकल्स, देन रोंकाई, देन व्हीजिंग, देन प्लूरल फ्रिक्शन रब। ठीक है, तो जितने भी हमारे इसमें देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4, जितने 1 2 3 4 4 के 4 जितने भी हैं ये सभी हमारे क्या हैं,
अस्कल्टेशन में ये साउंड्स हमें सुनाई देती हैं। सो आंसर विल बी डी। ठीक है। Now let's move on to question number 8. Presence and growth of microorganism within a host but without tissue invasion or damage is known as. ठीक है, growth of microorganism and presence within a host. ठीक है, host में क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है विदाउट टिश्यू इन्वेजन, इन्वेजन नहीं कर रहा है वो किसी भी टिश्यू में, ना ही उसको डैमेज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलोनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर वेस्ट बिन। ठीक है, बीएमडब्ल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि डिस्कार्डेड, हम येलो बिन में कौन सा जो वेस्ट है वो डिस्कार्ड करेंगे। सो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यूरो बैग, नीडल्स, सॉइल पेपर कास्ट और ग्लास स्लाइड्स। तो इसमें से हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और जो हमारा सॉइल प्लास्टर कास्ट है वो दोनों हम क्या करते हैं, येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरिसिस अकर इन विच स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल। ठीक है, हमारी स्लीप साइकिल जो है, हमारी एनआरईएम और रैपिड आई मूवमेंट 2 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है। एनआरईएम की भी हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एनआरईएम की जो 4th स्टेज है, 2nd स्टेज है और 1st स्टेज है। मैंने जितना पढ़ा है, जितना मुझे पता है, मैंने यह पढ़ा है कि जो हमारी एन्यूरिसिस और जो स्लीप वॉकिंग जो पैटर्न होता है, इसको हम पैरा एमनेशिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है और एन्यूरिसिस, ये सब हमारा एनआरईएम की 3rd स्टेज में देखने को मिलता है। बट इसमें मुझे ऑप्शन 3rd दिखाई नहीं दिया। ठीक है, 3rd स्टेज में देखने को मिलता है। सो मैं इसमें आंसर 4th टिक करूंगी। ये थोड़ा डाउटफुल है, जितना मैंने पढ़ा है बुक्स के हिसाब से, तो उसमें एनआरईएम की 3rd स्टेज में हमारा एन्यूरिसिस और हमारा स्लीप वॉकिंग देखने को मिलता है। बट इसमें 3rd ऑप्शन है नहीं, तो मैं 4th को टिक करूंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द पेन। जो पेन होता है तो उसमें कौन-कौन से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सब्सटेंस भी रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है। जो एंडोर्फिन्स होता है, इसमें पूछा है कि इनहिबिटरी इफेक्ट कौन शो करता है पेन में, तो इनहिबिटरी क्या होगा, एंडोर्फिन्स हमारे इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं पेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लो आर्टीरियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज टर्म्ड एज। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सीमिया। ईमिया मीन्स क्या होता है, ब्लड में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, which one among the following is a physiological hypertonic solution। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, आइसोटोनिक कौन से हैं, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाइपोटोनिक कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हाइपरटोनिक कौन सा है। ठीक है, 0.9% तो हमारा आइसोटोनिक है, 0.45 हमारा हाइपोटोनिक है। ठीक है, 2.5% डेक्सट्रोज भी हमारा हाइपोटोनिक है, बट 3% सोडियम क्लोराइड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट है, flat and painless thickened portion of the epidermis consisting of mass of horny keratotic cells formed by local pressure or friction found on palm or under surface of the foot is called। ठीक है, फ्लैट पेनलेस थिकन पोर्शन हमारा किसका, एपिडर्मिस का, जिसकी वजह से हॉर्नी मास वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है केराटोटिक सेल्स का। ठीक है, किसकी वजह से, लोकल प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से। तो वो किस में देखने को मिलता है, प्लेंटर वॉट्स, कॉर्न्स, एथलीट्स फूड, स्केलेस। तो कॉर्न्स इसका आंसर होगा। So next 15th question है, which one of the following core critical thinking skill relates to monitoring and correcting mistakes occurring in process of interpreting, analyzing, interfering, evaluating और explaining। The answer will be self regulation। self regulation में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो critical thinking skills है उसको relate करते हैं, monitor करते हैं, mistakes को correct करते हैं, ठीक है, analysis करते हैं, evaluate और explain करते हैं इसमें। 16th question है, 16th है, all of the following are true about Care bundle except। केयर बंडल एक्सेप्ट में सब कुछ ट्रू है एक्सेप्ट, तो ऑप्शन 1 है, केयर बंडल इज अ ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन रिलेटेड टू अ डिजीज प्रोसेस और कंडीशन। केयर बंडल इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। केयर bundle interventions when executed together result in better patient outcome than when implemented individually। Care bundle ensure the patient receive quality care and preventing most common complication associated with their diagnosis। तो केयर बंडल में हमारे कोटी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारे जो पेशेंट है ना, उसको हम मतलब फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। बट एज पर दी ऑप्शंस इसमें लिखा है केयर बंडल इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। तो एक्सेप्ट पूछा है, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। ठीक है, एक्सेप्ट बी। सो आंसर विल बी बी, क्योंकि केयर बंडल जो वो क्या करता है, हमारी डिक्रीज करता है किसकी, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटीज को। नाउ 17th क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स विदाउट मूविंग द जॉइंट इज कॉल्ड।
ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है विदाउट मूविंग द जॉइंट, जिसमें जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है? आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, एरोबिक या आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारे जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है बट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सर्जरी के बाद सारे पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें से कौन से नहीं है? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है, एम्बोलिस होता है, हेमरेज होता है, टिम्पेनाइटिस नहीं होता है। दिस इज रिलेटेड टू एयर, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, इन वुंड हीलिंग द फेज वेयर फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द वुंड एंड बिगिन टू सिंथेसाइज कोलेजन इज कॉल्ड। ठीक है, वुंड हीलिंग की भी हमारी प्रोसेस होती है, सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी, मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन, एविसरेशन। ठीक है, एविसरेशन तो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है, हमारा ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। दही सेंस में हमारा क्या होता है, दही सेंस में हमारा जो एंड जो है वुंड का वो हमारा दोनों फट जाते हैं। ठीक है, एविसरेशन में ऑर्गन बाहर आ जाता है। तो इसमें पूछा है कि वुंड हीलिंग की कौन सी फेज में हमारा फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट हो जाते हैं वुंड पे और कोलेजन बनाने लगते हैं, तो आंसर विल बी प्रोलिफरेटिव फेज में हमारा कोलेजन फॉर्मेशन हो जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, ऑल ऑफ द एग्जामिनेशन मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ आई एक्सेप्ट। आई का जो असेसमेंट हम करते हैं उसमें सारे के सारे एग्जामिनेशन के मेथड हैं एक्सेप्ट पूछा है। टोनोमेट्री करते हैं, स्लिट लैम्प टेस्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन टेस्ट करते हैं, डी है रोम्बक टेस्ट। ठीक है, रोम्बक टेस्ट क्यों यूज करते हैं? बैलेंस चेक करने के लिए, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम रोम्बक टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ईएसआईसी का पेपर था, मैंने 20 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। ऐसे मैं पूरा पेपर 20-20 करके आप लोग के लिए लाते रहूंगी, जिससे हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगी प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चंस की। मेन चीज़ ये होती है दैट कोई भी पेपर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि पीवाईक्यूज, क्योंकि इतने टाइम हो गया बट कभी भी पीवाईक्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज टॉपिक्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करना है, बहुत अच्छे से देखने हैं, एनालाइज करना है उनको। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप लोग को ले लेना है। जैसे सपोज बीएमडब्ल्यू है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू टॉपिक है तो घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे मैं आपके लिए सीरीज लाती रहूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।